दिन दोपहर 1:30 बजे शुरू होगी बैस्टिल डे परेड। प्रधानमंत्री मोदी बैस्टिल डे परेड के मुख्य अतिथि होंगे। 14 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारतीय सेना की टुकड़ी भी बैस्टिल डे परेड में शामिल होगी। तो दोपहर 1:30 बजे ये परेड की शुरुआत होगी। 14 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाया गया है, मुख्य अतिथि बनाया गया है। और इस बार बैस्टिल डे परेड बेहद खास है क्योंकि फ्रांस की इस शान की परेड में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि हैं। बैस्टिल डे परेड में फ्रांस की ताकत, वहां के जीवंत लोकतंत्र की ताकत तो देखने को मिलेगी। साथ ही इस ग्रैंड परेड में दिखेगी भारत की तीनों सेनाओं की शक्ति। भारत के 269 सैनिक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस परेड में 4 राफेल जेट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर भी उड़ान भरने वाले हैं। यह पल खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान न सिर्फ 2 देशों की नजदीकियों का आईना है, साथ ही विश्व में भारत की धमक का पैमाना भी है। तो देखिए, इन 2 बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ मिशन मून और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा। सीधे TV9 भारतवर्ष पर हम रुख करने जा रहे हैं पेरिस का। पेरिस से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हिमांशु, ये मौका बहुत खास हो गया है, ये पल ऐतिहासिक हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ चंद्रयान 3 का जोशो जुनून जो कि खुद भरने की कोशिश की है पेरिस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी तरफ उनका यह फ्रांस दौरा। कितनी हलचल है वहां पर? जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस समय पेरिस में सुबह 8 बज रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद यहाँ पे परेड शुरू होगी और नरेंद्र मोदी जो है वो इमैनुअल मैक्रों के साथ आपको दिखाई देंगे एक बहुत ही ऐतिहासिक पिक्चर में। मैं ये भी बता दूं कि कल जो अभी आपने नरेंद्र मोदी की जो कुछ एक्सेप्ट्स दिखाए थे, मैं वहां पे कल मौजूद था। अच्छा। और मैंने तकरीबन 7,000 लोग थे और मैं यही बता सकता हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई एक प्राइम मिनिस्टर आए। ऐसा लग रहा था कि एक रॉक कॉन्सर्ट होता है जैसे यूरोप में, ऐसा लग रहा था कि रॉक कॉन्सर्ट की तरह एंट्रेंसेस हो रही थी। ज्यादातर लोगों से जो मैंने बात करी थी, जो उनका ओपिनियन था, मैंने कहा था कि आप इतनी तादाद में क्यों आए हैं, मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को देखने के लिए। सारे के सारे 7,000 लोग, उनका सिर्फ ये कहना था कि जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया की समाज जो इमेज है, जो इंडिया की जो इमेज है वर्ल्ड में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। मैं एक चीज और बता दूं कि इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप भी है। वो एक बहुत अच्छे फ्रेंड है। जो कल रात उन्होंने जो एक बहुत बड़ा जो मैक्रों ने उन्होंने लीजन ऑफ ऑनर का जो उन्होंने अवार्ड दिया है, वो खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो किसी को नहीं पता था। और वैसे भी भारत और फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हिमांशु, उसको 25 साल पूरे हो गए हैं। हमें याद आता है 1998 में जब भारत ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था, उस वक्त फ्रांस इकलौता ऐसा वेस्टर्न कंट्री था जो हिंदुस्तान के साथ था। जी बिल्कुल। और अगर आपको याद हो, कुछ एक या 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक चीज भी बोली थी। उन्होंने बोला था कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 20 से 25 साल हो गए हैं, लेकिन हम लोग कल्चरली और स्पिरिचुअली जो है वो 100 साल से हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन फ्रांस और इंडिया की बिल्कुल आपने बोला बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है। इनफैक्ट मैं बता दूं, इमैनुअल मैक्रों जब सेकेंड टाइम अपनी उन्होंने प्रेसिडेंट बने थे लास्ट ईयर, तो सबसे पहले जो एक वर्ल्ड लीडर जो एलिजे पैलेस जो कि मैक्रों का रेसिडेंस है, वहां पे आए थे वेलकम करने के लिए। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही उन्होंने इन्वाइट किया था और वहां पे उनसे मिले थे। इससे आपको पता चल सकता है कितनी स्पेशल रिलेशनशिप है इंडिया और फ्रांस की। एक यूनिक रिलेशनशिप है ये। बिल्कुल हिमांशु, आप नजर रखिएगा और आपके जरिए एक अपडेट, एक तस्वीर सीधे फ्रांस के पेरिस से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए समीर, इस वक्त एक और अपडेट देते चले दर्शकों को। चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ 2.5 घंटे में उड़ान भरेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से ठीक 2.5 घंटे बाद एक बड़ी छलांग भारत लगाने जा रहा है अंतरिक्ष में। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है भारत के लिए। भारत ने दुनिया को चौंकाया है। कैसे बता दें, अमेरिका 1958 से 1964 के बीच की अगर बात करें तो 12 मिशन अमेरिका के फेल हुए हैं। 13वें मिशन में उसे सक्सेस मिला, यानी वो पास हुआ है। रशिया की बात करें तो 1958 से 1959 की बात करें 5 मिशन फेल हुए हैं, 6वें मिशन में वो पास हुआ है। भारत की बात करें तो 2008 में पहली ही कोशिश में वो कामयाब हुआ है, चांद पर पहुंचा है। तो ऐसे में भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में दुनिया को चौंकाया और नासा ने भी भारत का लोहा माना, उसकी पीठ थपथपाई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और ये आपके सामने हम रख भी रहे हैं, बहुत जरूरी हो जाता है।
बिल्कुल। तो देखिए चंद्रयान 3 का ये पूरा मिशन और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हाईटेक स्टूडियो से हाईटेक ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी टीम ने क्या शानदार और व्यापक तैयारियां की हैं। चांद के दक्षिणी छोर पर लैंड करेगा ये चंद्रयान, दक्षिणी छोर पर पहुंचने वाला, इसी के साथ पहला देश बन जाएगा हमारा भारतवर्ष। दक्षिणी हिस्से में अमेरिका की दिलचस्पी भी रही है। नासा की चंद्रयान 3 मिशन पर यही वजह है कि नजरें लगी हुई हैं, नजरें टिकी हुई हैं। अमेरिका के आर्टेमिस 3 को भी ये मिशन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देगा, इसलिए भी ये मिशन अपने आप में बहुत खास है। अमेरिका का आर्टेमिस 3 मिशन क्या है ये भी आपको बताते हैं। चांद पर भेजे जाने वाले मानव मिशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अपने क्रू को चांद की सतह पर उतारा जाएगा, चांद के दक्षिणी हिस्से पर लैंड करेगा आर्टेमिस 3। चंद्रयान 3 सफल हुआ तो अमेरिका को जाहिर है मदद मिलेगी ही मिलेगी। और हमारे साथ यहां पर बहुत खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मिला मित्रा, जो कि नासा में खुद 10 साल तक बतौर साइंटिस्ट काम कर चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मित्रा जी। शुरुआत अब हम आपसे ही करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की भी पैनी नजरें हैं, नासा की भी पैनी नजरें हैं मिशन चंद्रयान 3 पर। क्या हासिल होने वाला है जो दुनिया टकटकी लगाए हमारे मून मिशन को देख रही है, जरा बताएं। आर्टेमिस 3 अभी आर्टेमिस 1 जा चुका है जी। चंद्रयान 3 पहले बार साउथ पोल पे जाएगा और साउथ पोल का ये पहला ही कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचेगा। तो साउथ पोल का मैपिंग, वहाँ पे आइस है कि नहीं, ये खबरें मिल जाएगा, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और आर्टेमिस 3 जब जाएगा तो उन्हें ये मैपिंग, टेरेन, कॉम्पोजिशन और आइस है कि नहीं ये पता चल जाएगा, तो उनको बहुत सुविधा होगा उनका प्लानिंग करने का। यानी आर्टेमिस 3 को भी ये साउथ पोल पे ही जाना है। आर्टेमिस 3 को भी साउथ पोल पे और ही जाना है। साउथ पोल में अभी तक किसी ने अपना चंद्रयान जो है वो लैंड नहीं कराया है। यानी साउथ पोल से जो डिटेल्स आएंगी, जो जानकारियां सामने आएंगी, वो पहली बार आएंगी हिंदुस्तान के जरिए। हाँ, ये पहला ही कंट्री है जो साउथ पोल पे पहुंचेगा। और क्या बात है। और साउथ पोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शेडेड एरिया है, तो बर्फ वहां पे हो सकता है, तो इसलिए ये और लेकिन लैंडिंग बहुत मुश्किल है साउथ पोल में। इक्वेटर के पास आसान है, इसीलिए पहले वाले मिशंस इक्वेटर में ही पहुंचे लैंडिंग किया। डॉक्टर सृजन पाल जी, सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से सभी की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई हैं और हम ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर लैंडिंग के बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा कि नासा को भी हमने लोहा मनवा दिया और सभी की निगाहें टिकी हुई हैं हमारे इस मिशन के सक्सेस पर। अमेरिका को भी 13वें मिशन पर सक्सेस मिला है। मिशन मून की बात करते हैं, रशिया को भी 6ठे मिशन पर सक्सेस मिला, लेकिन भारत ने 2008 में ही वो कामयाबी हासिल की। जी बिल्कुल, भारत ने चंद्रयान 1 तो हमने पूरी तरह सक्सेसफुली लॉन्च किया। चंद्रयान 2 भी लोग उसको फेलियर कहते हैं, बट वो फेलियर नहीं है। बिल्कुल, जो उसकी फोटोग्राफ्स आई हैं उसी के जरिए आज हमने मैपिंग उस एरिया की कर दी है जहां पर चंद्रयान 3 जाएगा। जो उसकी फोटोग्राफ्स हैं उसी, और जो उसका परफॉर्मेंस था, जैसे उसमें 5 इंजन लगे थे, हमने ये रियलाइज किया कि नहीं, 5 इंजन की आवश्यकता नहीं है, हम 4 इंजन से कर लेंगे ताकि स्टेबिलिटी बेटर आए। तो वो हमने वहां से सीखा। हमने ये सीखा कि जो लैंडिंग पैड्स हैं, जो लैंडिंग लेग्स होते हैं उसके, उस लेग्स को हमें स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। ऐसा करने से अब हम 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी, 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भी लैंड कर सकते हैं। पहले हम 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही लैंड कर पाते। सो चंद्रयान 2 वाज आल्सो अ सक्सेस, और जो लर्निंग्स उससे आई हैं उसी से हम चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बना पाएंगे। और ये भी चंद्रयान 3 भी एक बहुत ही एग्जाम्पलरी मिशन है। बहुत ही आप अनजान जगह जा रहे हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन गया था, रशियंस तो नहीं गए, पुराना जो सोवियत यूनियन था वो गए थे, और चाइना भी रिसेंटली गया था, लेकिन वो जिस एरिया में गया था वो एरिया ज़्यादा आसान है लैंड करने के लिए। तो इट्स ए वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। और चंद्रयान 3 की जो सक्सेस होगी उसको, उसका जो सैल्यूटेशन और श्रेय है वो चंद्रयान 2 को भी जाएगा। चंद्रयान 2 को भी जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो मिशन था उससे भी बहुत कुछ हमें हासिल हुआ है, जिसके बिना पर हमने चंद्रयान 3 की तमाम तैयारियां की हैं। लेकिन भारतीय जो कुछ भी करते हैं उसका दमखम पूरी दुनिया में माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम काम भी बेहतर करते हैं और सस्ते में करके देते हैं।
ये भी अहम बात है, हॉलीवुड की फिल्मों से भी कैसे सस्ता है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट। अब हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए चंद्रयान 3 इंटरस्टेलर फिल्म ग्रेविटी जो आई थी उसमें 615 करोड़ की लागत लगी थी। 615 करोड़ की लागत लगी है हमारे चंद्रयान 3 में। और अगर आप हॉलीवुड की फिल्मों से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए एक इंटरस्टेलर फिल्म हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लागत कितनी आई ये देखिए, ये पलटेगा 1062 करोड़। इसके बाद अगर हम दूसरी फिल्म से इसकी तुलना करें, ग्रेविटी फिल्म जो आई थी उसमें 644 करोड़ रुपए तो सिर्फ फिल्म बनाने में उन्होंने खर्च कर दिए थे, लेकिन हम 615 करोड़ में, सिर्फ 615 करोड़ में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं और इसके लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारत के लिए यह जो चुनौती थी इसे किस तरह से बखूबी हमने निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि कितना सस्ता है चंद्रयान, हॉलीवुड मूवी से भी सस्ता। ये जरा आप सुनिए, हमने आपको दिखा दिया है कि हॉलीवुड की फिल्में कितने पैसों में बनती हैं और हमने इस मिशन को कितने कम पैसों में कंप्लीट किया है। पीएम मोदी को सुनिए। पिछले महीने भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम ने सेंचुरी बनाई है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन हॉलीवुड फिल्म की औसत कीमत से भी कम में कामयाब हुआ है। अगर टैक्सी करके आप अपने शहर में ही घूमते हैं तो प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया 10 रुपये से ज्यादा होगा, 10 रुपया से कम खर्चा नहीं होगा। पर मार्स मिशन की लागत प्रति किलोमीटर सिर्फ 7 रुपये की रही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से इसका जिक्र किया कि फिल्मों की लागत से भी कम मून मिशन है भारत का। हमारे साथ डॉक्टर प्रजापति भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर प्रजापति, इस एस्पेक्ट को, इस एंगल को, इस पूरे मिशन से जुड़ा हुआ जो है उसको आप कैसे देखते हैं, यानी कि लो कॉस्ट और बड़ी उपलब्धि? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो हमारे स्वदेशी विज्ञान का है। जो आज जो लैंडर और जो थ्रस्ट टेक्नोलॉजी है वो पूर्णतः हमारी स्वदेशी है। तो स्वदेशी है यानी कि अपने आप ही जो उसकी कीमत है वो कम हो जाती है। हमारी जो निर्भरता है पहले विदेशी तकनीक पे, वो स्पेस साइंस में और ख़ास करके इसरो ने अपनी सारी टेक्नोलॉजियाँ पूर्णतः स्वदेशी कर ली है और उसी के कारण ये जो आज नतीजा है कि हम एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम कीमत में हमारा चंद्रयान या मंगलयान को हमने भेजा गया था। और आने वाले समय में इन स्वदेशी विज्ञान को और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है और ये भी और कम हो जाएगी। स्पेस का जो मार्केट है, जी, मतलब अंतरिक्ष विज्ञान का जो मार्केट है, उसमें भारत की पोजीशनिंग कैसी हो रही है, आप कैसे देखते हैं? हम अगर देखे जाएं अभी तो नासा के बाद हमारी स्थिति आती है। रशिया भी हमसे काफ़ी पीछे हैं और इसी कारण से यूरोप और बाकी जो देश की जो सैटेलाइट्स है वो भी हमारे द्वारा लॉन्च किए जाते हैं क्योंकि हमारी लागत काफ़ी कम होती है। बाकी नासा या और जो स्पेस एजेंसियाँ हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हमारी महारत है वो ना सिर्फ यूरोप बल्कि नासा भी मानता है अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा जो सफलता का प्रतिशत है वो कहीं ज़्यादा है और ये पूर्णतः हमारा स्वदेशी विज्ञान के कारण ही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। प्रतिमा, जिस तरीके से पूरी दुनिया न सिर्फ हमारी सफलता पर देख रही है बल्कि ये भी देख रही है कि कम लागत में बड़ी उपलब्धियां भारत हासिल कर। महत्वपूर्ण बात आपके साथ मौजूद डॉक्टर प्रजापति ने हमें बताई और इस बीच बताते हैं आपको क्यों हम कह रहे हैं कि सफलता की गारंटी है चंद्रयान 3। बता दें आपको 450 से ज्यादा बदलाव इस बार किए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोपल्शन मॉड्यूल की बात करें तो ऑर्बिटर की जगह लगाया गया। बता दें आपको प्रोपल्शन के बारे में हम क्या कुछ जानकारी रख रहे हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में, नेविगेशन में ये मदद करने वाले हैं, रोवर और लैंडर को चांद तक लेकर जाएगा। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। लैंडर की बात करें तो खास तरह के सेंसर से ये लैस है, कई वैकल्पिक सेंसर इसमें लगाए गए हैं। एक सेंसर फेल होने पर दूसरे का इस्तेमाल पहले से ज्यादा मजबूती से बनाया गया है। झटका झेलने की क्षमता इसकी दोगुनी की गई है। लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर लगाए गए हैं। लैंडिंग के दौरान लेजर बीम सतह पर जाएगी, बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटेगी, गिरने की गति का पता चलेगा। सॉफ्ट लैंडिंग के खास इंतजाम किए गए हैं। सॉफ्टवेयर में कई बदलाव किए गए हैं। लैंडर का वजन कम किया गया है, 5 की जगह 4 मोटर लगाई गई है। पहियों की संख्या 6 की गई है।
ईंधन क्षमता की बात करें तो इसे बढ़ाया गया है। आखिरी वक्त पर लैंडिंग बदलना संभव है। लैंडर का परीक्षण किया गया है। चंद्रमा जैसी सतह पर टेस्टिंग क्रेन से गिराकर मजबूती की जांच की गई है। तो जैसा कि जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्यागी, आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसा कि सृजन पाल जी भी कह रहे थे कि हम चंद्रयान 2 को पूरी तरीके से फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसी से सीखकर हमने इस बार कैसे सक्सेस रेट हासिल करना है ये सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए साइंस में कुछ भी फेलियर नहीं होता है, वो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, थॉमस एडिसन ने टंगस्टन को बल्ब में लगाने से पहले 1000 से ज़्यादा मटेरियल एलिमेंट्स ट्राई किए थे, सब में वो सक्सेस नहीं था। तो लेसन ये है कि इन चीज़ों को इस्तेमाल मत करो, आगे बढ़ो। तो चंद्रयान 2 ने हमें वो लेसन दिया, और वो जो सारी कमियां थी जो अभी आपने बताया वो रेटिफाई हुई हैं, ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन है, वेट कम किया है, सोफिस्टिकेटेड सेंसर हैं, उसका बैकअप प्लान है, और क्या बोलेंगे कि सेल्फ सपोर्टिव सिस्टम है एनर्जी के लिए, चाहे हमारा रोवर हो या कहीं की जो लैंडर है वो है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट है जस्ट टू श्योर 0% एरर कि हमारा जो मिशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है कि सॉफ्ट लैंडिंग का होना और रोवर का बाहर आना, ये अचीव हो जाए। बिल्कुल, सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मकाम हम हासिल कर लेंगे। ये 140 करोड़ भारतवासी इस वक्त दुआ कर रहे हैं, और इन दुआओं के साथ आज मिशन चंद्रयान को हम अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। कहां? श्रीहरिकोटा में। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त लाइव मौजूद हैं। पीयूष, ऐसा लग रहा है मुझे आप अंदर पहुंच चुके हैं स्पेस सेंटर के, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल समीर, मैं श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 के जो है मीडिया अलाउंस में हूं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो काउंटडाउन क्लॉक है वो शुरू हो चुकी है, और जो फिल्म है वहां पर जो स्क्रीन है उसमें दिखाया जा रहा है, शॉट्स दिखाए जा रहे हैं जो चंद्रयान है, रॉकेट है उसका, और इसके अलावा जो वैज्ञानिक वहां पर जो मिशन सेंटर है वहां सर जो नजर बनाए हुए हैं, हर एक पहलू पर, हर एक तकनीकी पहलू पर जो नजर बनाए हुए हैं वो भी यहाँ स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। और थोड़ी देर में इसमें अनाउंसमेंट होगा, और इसके अलावा जो डिजिटल तरीके से पूरे देश भर के लोग देख सकेंगे उसके बारे में भी जो स्क्रीन है वो भी शुरू की जाएगी। अभी यहाँ पर चूंकि मैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के भीतर हूँ, और वहां पर जो स्क्रीन है वो लगातार ये शो कर रही है कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रयान 3 के रॉकेट पर और अन्य तकनीकी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं, और महज 2 घंटे 10 मिनट के करीब बचा है चंद्रयान 3 लॉन्च होने में। 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया जाएगा। और समीर, मैं आपको बता दूं कि जो काउंटडाउन क्लॉक है उसमें महज 2 घंटे 7 मिनट और 54 सेकंड बचे हुए हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च होने में। जी समीर। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बनेंगे, वो भी सतीश धवन स्पेस सेंटर में मौजूद रहकर। अंदर वो दाखिल हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले वो बाहर तमाम लोगों से भी बात कर रहे थे, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अंदर रहकर इस पल के साक्षी होने का आज मौका मिलेगा। 6 दशक में दुनिया का लॉन्च पैड कैसे भारत बना, ये भी आप जान लीजिए। 104 सैटेलाइट्स एक साथ भेजने का विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया। अब तक 36 देशों के 424 सैटेलाइट हम भेज चुके हैं, तो यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यानी भारत की कामयाबियों की फहरिस्त अगर आपके सामने रखी जाए तो पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। किस देश ने कितने सैटेलाइट भेजे यह भी अब आपको बता दें। अमेरिका ने 231 सैटेलाइट भेजे हमारे जरिए, ब्रिटेन ने 86, सिंगापुर ने 13, जर्मनी ने 13, कनाडा ने 12, साउथ कोरिया ने 6, इजराइल ने 5 और जापान ने 5। तो किस देश ने कितने सैटेलाइट भेजे, ये रही पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट आपके सामने। मिला मित्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नासा में 10 साल तक काम कर चुकी हैं, तमाम स्पेस मिशन का हिस्सा रही हैं। मित्रा जी, कैसे आप देखती हैं इस कामयाबी को कि आज बड़े बड़े मुल्क दुनिया के भारत की तरफ देखते हैं जब ऐसा कुछ बड़ा कारनामा करना होता है? और जिस बात का हमने जिक्र किया कि हम बड़ा कारनामा भी करते हैं और सस्ते में करके दिखाते हैं जो कोई और मुल्क नहीं कर पाता, ऐसा क्यों है? नासा में आपने जब काम किया होगा तो इसकी वजह तो समझ में आई होगी।
दोनों का टेक्नोलॉजी अलग टाइप का है जी। चंद्रयान 3 तो हम ये भी दिखा रहे हैं कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है पूरा, और हम सस्ते में कर रहे हैं। और अभी यूएसए ने भी उनका टेक्निक बदल दिया है, उनका स्ट्रैटेजी बदल दिया है। अब प्राइवेट कंपनीज सस्ते में कर रहे हैं। अच्छा। पहले तो उनका स्पेस शटल से ही होता था और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता था। तो अभी हम दिखा रहे हैं अपने टेक्नोलॉजी से हम कैसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पब्लिक सेंटर में बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। डिस्कशंस तो हम लगातार कर रहे हैं और मेरे मन में जो सवाल आ रहा है वो तो मैं अपने मेहमानों से पूछ ही रहा हूं। आपके मन में भी कोई सवाल है क्या? हाथ उठा दें जी। अभी आपने चंद्रयान की तुलना बॉलीवुड फिल्मों से की, हॉलीवुड की फिल्म नहीं हॉलीवुड के फिल्मों से की, लेकिन फिल्म लाइन और ये जो तपस्वियों का काम है ये दोनों अलग है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वैज्ञानिक होता है, फिल्म मेकर क्रिएटिव होता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है। और वो तो हमने कंपैरिजन किया कि कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है। हॉलीवुड फिल्मों में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे कम में हम चंद्रयान चंद्रमा पर भेज दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं टीवी 9 का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और जो जनता हमारे यहाँ लाइव देख रही है इस चीज़ को, वहाँ से भी लाइव देख रही है, और ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में साक्षात खड़ा है। आपका जो चंद्रयान है हरिकोटा का, मैं इसके लिए आप सबको, आपकी पूरी टीम को मेहनत का धन्यवाद देता हूँ। प्लस ये कह रहे हैं, आपने कहा क्या बात है, और सबसे खास बात इस ऐतिहासिक लम्हे के हम सब गवाह एक साथ बन रहे हैं। जोरदार तालियां इस पर। ऐतिहासिक ऐसा गवाह बन रहा है जैसे श्री राम का मंदिर बन रहा है, और हमारे सामने जिन्होंने राम मंदिर को देखा 5 साल के बाद। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, पहले भ्रष्टाचार होता था, इनके महंगे पड़ते थे सरकारों के बीच में, आज भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एक छोटे से लेकर ऊंचे पद तक का रात दिन मेहनत करके उसको कम समय पे तैयार कर देता है प्रोजेक्ट को। ये हमारे वो साधना है। क्या बात है, आपके जोश और जज्बे की हम तारीफ करते हैं। आप बताएं, यहां से कौन बोलना चाह रहा था? जी। मैं आपसे सवाल करती हूं, अगर ये मिशन सफल हुआ उसके बाद कई स्टेप चली जाएंगे, उसके बाद में वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी बनेंगे। क्या आगे आने वाले भविष्य में चांद पर कब्जा, जगह जगह कब्जा करने के भी होड़ चलेगी? बात बहुत दूर की है। हो गई। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, लेकिन चांद पर जब हम पहुंच जाएंगे तो फिर क्या ये झगड़ा भी शुरू हो जाएगा क्या? देखिए, हालांकि सवाल मैम से था। क्योंकि ये झगड़ा क्या मतलब, उसकी जो दावेदारी है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जिसके पास उधर वो टेक्नोलॉजी है, जो कि अब हम बात कर रहे हैं कि 4 ही देश हैं, चौथा भारत है, तो जिसके पास वो टेक्नोलॉजी होगी चांद पे वही तो पहुंचेगा और वही अपना क्लेम कर पाएगा। हाँ, ठीक है ना? तो इसीलिए भारत का ये मिशन वहाँ पहुँचना ज़रूरी है, भारत का झंडा लगना ज़रूरी है कि हमारी दावेदार भविष्य के लिए भी सुनिश्चित हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। जी, फैक्ट है इसमें। मुझे लगता है पीके जोशी सर, आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस मिशन का सक्सेस, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि जिस छोर पर पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं वहां अब तक कोई पहुंच नहीं पाया। देखिए, इस बात को अगर आप वैज्ञानिक रूप में देखें तो ये एक विज्ञान के लिए नए आयाम खोलेगा। ये ठीक है, हमारा एक जो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, कब्जा हो जाएगा, परंतु विज्ञान के लिए एक नए आयाम खोलेगा। जो युवा हमारे साथ बैठे हैं देश भर में, विश्व भर में, उनको एक अलग उत्साह मिलेगा, ताकि वो जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें अपनी और दावेदारी लाएं और चीज़ें समझें, और जो हमें वो समझ होती है उससे हमारा समाज सुधरता है, उससे हमारा रहन सहन सुधरता है, और जिस तरह से हम अपने पर्यावरण को देखते हैं उसमें हमारी आपने कहा कि ज्ञान के नए दरवाजे खोलेगा, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, डॉक्टर रामप्रसाद प्रजापति हमारे साथ हैं, उनसे ही ये सवाल कर रहा हूं। सर, ये मिशन मान लेते हैं सक्सेसफुल होगा, हमें इसका तो पूरा विश्वास है, उसके बाद भारत के जो मैन मिशन होगा उससे दूरी कितनी घट जाएगी? यानी कि हम कोई भारतीय अपने देश का कोई व्यक्ति हम चांद पर भेज पाए, उस मिशन से हम कितने करीब आ जाएंगे इस सक्सेस के? देखिए, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को भेजने के पहले हमें कम से कम वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पर किस तरह की घटनाएं होती है, उसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो चंद्रयान 3 मिशन की जो हमारी सफलता है, वो हमारे गगनयान जो मिशन है उसके लिए निश्चित ही वो एक सफलता प्रदान करेगी, क्योंकि हम वहाँ की जो किस तरह की गैसेज है, वहाँ पर क्या मिट्टी है, वहाँ पर प्लाज्मा डेंसिटी कैसी है, या वहाँ पर क्या, फिर भी ये चंद्रयान 3 से गगनयान तक की जो दूरी होगी वो कितनी घटेगी? ये मान के चलिए कि आप लगभग जो दूरी है हमारी, हम काफ़ी हद तक तय कर लेंगे इसको, क्योंकि हम जब किसी नई जगह प्रवेश करते हैं पहले वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है उसको देखते हैं।
तो कम से कम हमें वहाँ की सारी ये परिस्थितियाँ पता चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो हमारा गगनयान है उसको उस तरह से और जो उसमें तकनीकियाँ हैं वो उसको ऐड कर पाएंगे और उसको अच्छे से हम पूरा कर पाएंगे।